नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू की। आपको बता दें कि जम्मू ब्लास्ट मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन से पकड़ा गया है। इस वक्त दोनों से पूछताछ की जा रही है और इसी बीच जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में जांच लगातार जारी है। जानकारी मिल रही है कि एनआईए के बाद एनएसजी भी पहुंच चुकी है वहां पर। जम्मू एयरपोर्ट के पास एयरफोर्स स्टेशन के भीतर 2 धमाकों से खलबली मच गई थी। 5 मिनट के भीतर ये 2 धमाके हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। वायुसेना के सूत्रों के हवाले से यहां तक कहा जा रहा है कि वायुसेना कर्मियों ने ड्रोन से विस्फोटक को गिरते हुए देखा है। तो 2 संदिग्धों से पूछताछ लगातार जारी है और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी है, क्या कुछ पूछताछ में अभी तक निकलकर सामने आ पाया है? बिल्कुल शशि, जहां तक ये पूरा मामला है इसकी जांच जो है अब उसको बढ़ा दिया गया है। एनएसजी की टीम भी यहां पहुंच चुकी है। स्पेशल फोर्सेस की टीम हो, एनआईए की टीम हो, जांच चल रही है। और जहां तक गिरफ्तारियों का प्रश्न है तो अभी तक गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन 2 व्यक्तियों को जो है 2 संदिग्धों को जो है डिटेन किया गया है और उनसे जो है गहन पूछताछ चल रही है। यही फिलहाल इस मामले में अपडेट है, लेकिन जाँच जो है इस समय चल रही है। अंदर एनएसजी की टीम अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गई, हमने तस्वीरें भी भेजी। एनएसजी टीम अंदर जाते हुए, स्पेशल फोर्सेस की टीम भी अंदर गई और जहां पर ये धमाका हुआ है उस स्थान पर जो है गहन छानबीन हो रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पूरा ये जो अगर कोई षड्यंत्र है इसको पर्दाफाश करने के लिए जो है इस समय जांच एजेंसियां जो है जुड़ चुकी है। लेकिन जिस तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन में ये 2 धमाके हुए हैं उससे कहीं ना कहीं सुरक्षा के ऊपर जो है सवालिया निशान उठ गए हैं कि आखिरकार ये जो हमला हुआ है वायुसेना के स्टेशन के अंदर ये कैसे हो पाया। इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद ऐसी वारदात कैसे हो गई। अभी जो है अलग अलग थ्योरीज पे काम हो रहा है। पहली थ्योरी जो है कि हो सकता है ड्रोन के जरिए हमला करवाया गया हो, लेकिन ये ड्रोन कहां से आया, कौन इसको ऑपरेट कर रहा था, इस पर जांच है। दूसरी पहलू जो है कि क्या पता है, हो सकता है कि कोई एयर बलून का इस्तेमाल किया गया हो। तो इस एंगल पर भी जो है कार्य चल रहा है, जांच चल रही है। तो जांच का दायरा बढ़ा दिया जा चुका है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, वायुसेना हो, एनएसजी हो, एनआईए हो, तमाम एजेंसियां जो है जांच में जुटी हुई है। सुनील, कहा यह भी जा रहा है कि आईईडी गिरते हुए देखा गया, जो एक्सप्लोसिव है वो ड्रोन से गिरते हुए वहां देखा भी गया है। इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जी शशि, ऐसी खबरें तो आ रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है कि आखिर किस चीज़ से जो है ये बम गिरे जिससे ये धमाका हुआ। क्या वो ड्रोन था, क्या वो कोई एयर बैलून था। ये सारे जो पहलू हैं अभी जांच का विषय के दायरे में है। जिन अधिकारियों से हमने बात की उन्होंने कहा कि ऐसा शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाएगी। अभी जांच जारी है, लेकिन शक जताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ही ये धमाका करवाया गया है। खबर ये भी है कि जो 2 कम इंटेंसिटी के ब्लास्ट हुए हैं उसके अलावा 2 और बॉम्ब्स वहां से पाए गए हैं। कुछ एक्सप्लोसिव और है जो वहां से पाया गया है। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है जो वहां फटा नहीं? जी शशि, एक तो ये ऐसा भी सामने ऐसे बात आ रही है कि वहाँ पर जो कुछ और विस्फोटक सामग्री भी है वो पड़ी हुई है। उस चीज़ को खंगाला जा रहा है कि क्या ये उसका जो अवशेष हैं, जो बम वहाँ पर गिराया गया उसके अवशेष हैं या कोई लाइव बम है। तो इस चीज़ को भी अभी जांच में लाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू शहर में भी जो है 2 आतंकियों को पकड़ा गया है, जिनसे जो है असला गोला बारूद भी बरामद किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि वो जो है जम्मू शहर को दहलाने वाले थे, कोई बहुत बड़ी आतंकी वारदात करने वाले थे। तो साफ तौर पर एक बार फिर ये सामने आ रहा है कि आतंकी साजिश जो है यहाँ पर की गई थी एयर स्टेशन को दहलाने की, जम्मू शहर को दहलाने की। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो हादसा हुआ है ये साफ तौर पर उस समय पर हुआ है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जम्मू कश्मीर के राजनीतिक नेताओं के साथ जो है बातचीत की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी प्रतीत होता है कि हो सकता है आतंकवादी जो है जो ये जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया अब शुरू हो रही है उसको डिरेल करने का भी प्रयास हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो कि 3 दिनों के लिए लेह लद्दाख दौरे पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री ने चीन से सटी एलएसी पर सेना की तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। उनके सामने
उन्होंने भारत माता की जयकारे का भी जय घोष किया। राजनाथ सिंह बीआरओ की सड़क और ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने। आपके पास भले ही पोस्ट न हो, क्योंकि मैं इस हकीकत को जानता हूं, कुछ लोगों का स्ट्रेचर पोस्ट के कारण बड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्ट्रेचर पोस्ट के कारण नहीं बड़ा होता है, बल्कि उनकी डीड्स के कारण बड़ा होता है। पद के कारण उनका कद बड़ा नहीं होता है, बल्कि उनकी कृतियों के कारण उनका कद बड़ा होता है। आपका यदि कद बड़ा है तो पोस्ट के कारण आपका कद बड़ा नहीं है। आपने जो अपनी जिंदगी में देश की सुरक्षा के लिए किया है, उन डीड्स के कारण, आपकी कृतियों के कारण आपका कद बड़ा है। इसलिए मैंने शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन किया है। हमारी सेना के जवानों के प्रति, हमारे देश के वेटरन्स के प्रति उनके दिल में कितना सम्मान है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 30-40 वर्षों से ये जो समस्या चली आ रही थी, वन रैंक वन पेंशन, क्योंकि हमारी मोदी की शुरुआत हुई थी और एक कार्यक्रम ले जाकर मोदी जी ने उसकी घोषणा भी की। यदि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं, हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे, वन रैंक वन पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को पूरा किया है। और चलिए बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के वसूली कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की जांच में पता यह चला है कि वसूली की करीब 4 करोड़ की रकम तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख के एनजीओ को भी ट्रांसफर कर दी गई थी। कल ईडी ने देशमुख को समन किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। शक तो शुरुआत से यही था, लेकिन ईडी की जांच में इस पर मुहर भी लग गई। महाराष्ट्र के 100 करोड़ी कांड की परतें उधड़ी तो वो सच सामने आने लगा, जो जुबान पर तो हर किसी के होता है, लेकिन कभी सबूतों का मुंह नहीं देख पाता। सरकार भ्रष्ट है, ये सच नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सच है। फिल्मी पर्दे के नेता का ये डायलॉग कम से कम महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ महीनों से मची खलबली का सार है। वसूली कांड की जांच में ईडी की टीम ने जब नोटों के तार खींचने शुरू किए तो हाथ पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की तिजोरी तक जा पहुंचे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनका परिवार साई शिक्षण संस्थान नामक एक एनजीओ चलाता है। जब ईडी ने पूछताछ की तो पता चला कि पिछले महीनों में इस एनजीओ को 4 करोड़ से ज़्यादा रुपए का डोनेशन मिला है। जब इन डोनेशन देने वालों की कुंडली निकाली गई तो पूरा सच सामने आ गया। 4 कंपनियों ने देशमुख की एनजीओ को डोनेशन दिया था। चारों कंपनियां दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं। ईडी ने जांच की तो पता चला कि चारों शेल कंपनियां हैं, यानी इनका कोई टर्नओवर नहीं है, सिर्फ कागजों में काम करती हैं। 17 और 23 जून को ईडी ने कंपनी के मालिकों से पूछताछ की। मालिकों के मुताबिक डोनेशन के लिए नागपुर से एक शख्स ने इनसे संपर्क किया था। सुनकर हंसी भी आएगी, हैरानी भी होगी, क्योंकि मामला ही ऐसा है। प्रदेश के गृह मंत्री पद पर बैठा एक शख्स खुल्लम खुल्ला वसूली रैकेट चला रहा था और सरकार में किसी को भनक तक नहीं थी। दूसरी तरफ पैसे लूटने और पचाने का तरीका इतना सीधा कि जांच सिर्फ शुरू करने की जरूरत थी। सारे सबूत जैसे खुद ब खुद सामने आने के इंतजार में बैठे थे। ईडी की जांच में पूरी कहानी खोलकर सामने आ गई। देशमुख के एनजीओ को 4 करोड़ 18 लाख का डोनेशन मिला। ये डोनेशन दिल्ली की 4 शेल कंपनियों के जरिए आया। कंपनियों को हवाला के जरिए 4 करोड़ 18 लाख रुपए कैश मिला था। कंपनी मालिकों के मुताबिक ये पैसा अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश ने भेजा था। ऋषिकेश को ये रकम पिता अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे से मिली थी और कुंदन शिंदे को 4 करोड़ 70 लाख रुपए देने की बात निलंबित इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने मान ली है। वाजे के मुताबिक ये पैसा उसने मुंबई के पब और बार मालिकों से वसूला था। सचिन वाजे पहले ही कबूल कर चुका है कि उसे बार और पब से पैसे कलेक्शन का टारगेट दिया गया था। परमबीर सिंह ने भी इस चीज का जिक्र अपने लेटर में किया था और इस वसूली का सरगना उसने तत्कालीन गृह मंत्री को बताया था। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में नंबर 1 का भी जिक्र किया है। ये नंबर 1 सचिन वाजे का गढ़ा हुआ कोड है। वाजे जब पब और बार मालिकों से पैसे वसूलता था तो उन्हें यही कहता था कि ये पैसा नंबर 1 के पास जाना है। हर राज्य की पुलिस
गृह मंत्रालय के अधीन होती है, तो फिर नंबर 1 भी गृह मंत्रालय का मुखिया ही हो सकता है। तो ये कोई स्कैम नहीं है, ये असल में आप लोगों का प्राइमरी धंधा है, राइट? मुंबई से विद्या मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो अनिल देशमुख को लेकर ईडी ने जो खुलासे किए हैं करीब करीब वैसे ही आरोप कुछ महीने पहले पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए थे। ईडी के दावों को कोर्ट की कसौटी पर कसा जाना भी बाकी है, लेकिन ये खुलासे महाराष्ट्र की राजनीति को सुलगाने के लिए काफी हैं। चंद महीनों पहले तक पूरे महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स को हुक्म देने वाले अनिल देशमुख आज खुद कानून के रखवालों से मुंह छिपाने को मजबूर हैं। वसूली कांड में ईडी की टीम ने शनिवार को उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया था, लेकिन देशमुख ईडी को ही कानूनी दांव पेच की पट्टी पढ़ाकर बचने की जुगत में लग गए। खुद आने के बजाय अपने वकील को भेज दिया। हमने डिमांड किया है कि आप हमको वो सब केस के बारे में जो आपको रिक्वायरमेंट्स है या क्वेश्चंस है उसका हमको डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए, अकॉर्डिंगली वी विल फर्निश आवर रिटर्न डिटेल सबमिशन। खुद पर कसते शिकंजे को चकमा देने की ये तरकीब कब तक देशमुख के काम आएगी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल मंगलवार को ईडी ने उनकी पेशी की अगली तारीख दे दी है। 2 दिन पहले ही ईडी ने देशमुख के पीए कुंदन शिंदे और निजी सचिव संजीव पलांडे को गिरफ्तार किया था। तलोजा जेल में बंद सचिन वाझे ने देशमुख के पीए और पीएस का नाम लिया था। वाजे के मुताबिक वसूली का पैसा ठिकाने लगाने में इन्हीं दोनों का रोल था। 25 जून को ईडी ने देशमुख के नागपुर मुंबई के 5 ठिकानों पर छापे मारे। 25 जून को ही लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने शिंदे और पलांडे को गिरफ्तार किया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मुताबिक वसूली के धंधे के मास्टरमाइंड खुद तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख थे और एपीआई सचिन वाझे उनके प्रमुख एजेंट की तरह काम करता था। वाझे और देशमुख की एक बैठक की चर्चा भी जोर शोर से हो रही है, जिसमें देशमुख ने खुद 100 करोड़ रुपए महीने का टारगेट और वसूली का प्लान बताया था। परमबीर ने यह भी कहा था कि वसूली का यही टारगेट लेकर वाझे उनके दफ्तर भी पहुंचा था। संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे ये अनिल देशमुख की सहायता करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में अनिल देशमुख भी गिरफ्तार होंगे। जो अनिल देशमुख जी के ऊपर ईडी और इसका सब समन्स और ये सब हो रहा है, ये बाकी कुछ नहीं, ये गंदी राजनीति का और एक पाठ बीजेपी महाराष्ट्र में पढ़ा रही है। बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में वसूली के इस खेल में अनिल देशमुख आखिरी खिलाड़ी हैं या फिर वो भी सिर्फ एक मोहरा हैं। ये समझ पाना भी बहुत मुश्किल है कि एक प्रदेश का गृह मंत्री वसूली का रैकेट चला रहा हो और उसकी पार्टी के मुखिया या मुख्यमंत्री को भनक भी न लगे। मुंबई से विद्या मुस्तफा शेख, दिव्येश सिंह और दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और महाराष्ट्र के बाद अब हम बात करेंगे बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे बिहार की। लगातार बारिश से कई शहर पानी पानी हैं, सड़कें तालाब बन गई हैं, लोग डूब डूब कर चल रहे हैं, कई घर आधे डूबे हुए हैं, नदी नाले लबालब हैं। राजधानी पटना का भी हाल बेहाल है। राजधानी पटना में टेनिस एसोसिएशन का कोर्ट स्विमिंग पूल बन चुका है। जरा तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात हैं बिहार के। समस्तीपुर में सब कुछ डूबा हुआ है, सड़कें गलियां लबालब। आरएनआर कॉलेज झील में तब्दील हो चुका है। कॉलेज में 4 फीट तक पानी भरा हुआ है, क्लासरूम डूब चुके हैं, बेंच डेस्क सब कुछ तैरते हुए आपको नजर आएंगे यहाँ पर। और आपको ये भी बता दें कि हर साल यहाँ ऐसा ही होता है, कॉलेज पानी पानी नजर आता है। तस्वीरें देखिए। और छात्र यहाँ डूब डूब कर पहुंचते हैं पढ़ाई करने के लिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। कोई भी एक ऐसा इलाका आपको नहीं मिलेगा जहां बाढ़ का पानी इस तरह परेशान न कर रहा हो आम आदमी को।
ये तमाम तस्वीरें सच्चाई बताने के लिए काफ़ी हैं। ये हम बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। चाहे कॉलेज हो, चाहे टेनिस कोर्ट हो, हर जगह सिर्फ पानी नज़र आएगा। सड़कें पूरी तरह से नदियों में तब्दील नज़र आएंगी। शेरशाह का शहर सासाराम भी बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पर 2 दिनों की बरसात ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। सड़क, घर, दफ्तर, मंदिर सब पानी पानी। कई मोहल्लों में तो घुटने से भी ज्यादा पानी भर चुका है। जरा देखिए घर के भीतर की तस्वीरें, अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस तरीके से लोगों को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। लग रहा है कि मार चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। पटना का हाल देख लीजिए। मंत्रियों के बंगले से लेकर टेनिस कोर्ट भी यहां पर आपको डूबे हुए नजर आएंगे। टेनिस एसोसिएशन के कोर्ट में आपको बता दें कि 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। राजधानी पटना में परसों रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से अब भी राजधानी के कई इलाके जलमग्न हैं और जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूं ये कोई दरिया या तालाब है, ये सोचने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि जहां पर मैं खड़ा हूं ये एक लॉन टेनिस कोर्ट है। बिहार लॉन टेनिस एसोसिएशन का ट्रेनिंग सेंटर है ये, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि इस ट्रेनिंग सेंटर की क्या हालत हुई है। जो बारिश हुई थी, 4-5 घंटे की बारिश हुई पटना में, उसके बाद बिहार लॉन टेनिस एसोसिएशन के इस ट्रेनिंग सेंटर में जो 3 कोर्ट मौजूद हैं, तीनों कोर्ट पूरी तरीके से जलमग्न हैं और इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घुटनों भर तक जो है ये पानी इस वक्त आपको दिख रहा है और कल हालात और ज़्यादा गंभीर थे। कल बता रहे हैं कि तकरीबन यहाँ तक जो है मतलब और ज़्यादा पानी का जो लेवल हाई था। और ये देख लीजिए लॉन टेनिस कोर्ट की क्या हालत है। और हर साल जो बारिश होती है उसकी वजह से ये तमाम कोर्ट महीनों जो है पानी में डूबे रहते हैं। तो हर साल का यहाँ यही हाल है। इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें। आप देखते रहें आज तक।